नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। जय पुरोहित हैं जेम फाइनेंशियल से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फटाफट से आपको शो में अगले आधे घंटे तक क्या होगा वो बता देते हैं। सोने चांदी, क्रूड, बेस मेटल्स, साथ ही एग्री कमोडिटी से जुड़े हुए सभी सवालों के हम जवाब देंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही सोयाबीन उत्पादन को लेकर सोपा की क्या नई रिपोर्ट क्या है, क्या कह रही है उस रिपोर्ट में, वो लेकर आएंगे। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे। साथ ही चीनी उत्पादन की ताजा रिपोर्ट इस्मा की तरफ से जो जारी की गई है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही एनसीडीएक्स पर कल से एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट की खासियत, सब कुछ इस शो में अगले आधे घंटे तक होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब से, क्योंकि कई सारे दर्शकों के सवाल भी आ चुके हैं। पहला सवाल हमारे साथ हर्षिता का है, जीरापुर से है। वो जानना चाह रही कि चांदी में क्या करना चाहिए मौजूदा स्तरों पर। केडिया जी, क्या लग रहा है चांदी में 75,000 के स्तर पर चांदी पर क्या सलाह है? केडिया जी, आपसे मेरा सवाल था, चांदी में क्या करना चाहिए, हर्षिता आपसे पूछ रही हैं। शायद केडिया जी के हो सकता है कुछ टेक्निकल दिक्कत हो। जय, आप क्या सलाह देंगे हर्षिता के सवाल का कि 75,000 के आसपास जो चांदी ट्रेड कर रही है, इन भाव पर चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए, चांदी में ओवरऑल देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। मौजूदा लेवल से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन आने की संभावना लग रही है। तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर बाइंग करना है तो वेट एंड वॉच करें, और अगर शॉर्टिंग करना है तो 75,300 के अराउंड सेल करके चल सकते हैं। इंट्राडे या फिर कल के दिन में हम लोग 74,500 तक का ही करेक्शन देख सकते हैं। 75,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो सेल की सलाह रहेगी। ओवरऑल अगर बड़ा लेवल देखेंगे या बड़ा पिक्चर देखेंगे तो व्यू पॉजिटिव है आने वाले 2 से 3 महीने के लिए, बट आने वाले 1 या 2 दिन के लिए व्यू थोड़ा नेगेटिव है, तो सेल करके चलना चाहिए। अगले दर्शक है राजेश नौटियाल हैं देहरादून से। केडिया जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा, वो चांदी के 63,000 स्ट्राइक की कॉल राइट करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत हो रही होगी और क्या लग रहा है 26 अप्रैल की जो एक्सपायरी है चांदी की, जो ऑप्शन में उसमें राय जाना चाह रहे, क्या करना चाहिए इनको? नमस्कार विश्वकर्मा जी। हाँ, डेफिनेटली जिस ढंग से हमने मार्केट पिछले 2 सेशन में देखा है कि एक गिरावट का रुख बन रहा है चांदी में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में ट्रेंड मंदा ही रहना चाहिए। अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर हम देखें तो आई थिंक अभी भी ट्रेंड चांदी में मुझे वीकनेस ही दिख रहा है। 75,000 के नीचे मार्केट मूव कर रहा है। 63 का जो बोल रहे हैं तो अभी तक ओपन स्ट्राइक नहीं है मेरे हिसाब से, इसके लिए उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बट ये बीट करके डाल सकते हैं। करंट में मेरे को स्ट्रेटेजी जो समझ में आती है वो ये है कि आप 76,000 का एक पुट बेच सकते हो जो 1600 का भाव है, एंड साइमल्टेनियसली आप 74,000 के 2 पुट ले सकते हो 650 में। इससे होगा क्या, आपका एक नेकेड पुट खड़ा हो जाएगा। अगर 74,000 का लेवल भाव तोड़ता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 70,500 तक का भाव भी चांदी एक बार दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म अभी भी चांदी में तेजी है, बट पिछले हफ्ते जो भी बड़े फैक्टर थे वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं। एक करेक्शन ड्यू है जो $23,500 से $23 तक इंटरनेशनल में, और 71,000 तक का लेवल हम डोमेस्टिक में, तो पुट के बैक पुट स्प्रेड कर सकते हैं चांदी के अंदर, जहां पे 76 का बेचकर 74 के 2 पुट लेनी चाहिए। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए राजेश नौटियाल जी। अगले दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से। धनिया और ग्वार दोनों पर राय जानना चाह रहे हैं और ये भी जानना चाह रहे हैं कि नीचे की तरफ धनिया कहां तक जा सकता है। दिनेश जी, क्या सलाह है ग्वार पर और धनिया पर? दोनों भी आइटम में से अगर हम ग्वार देखें सर, तो ग्वार बहुत ही रेंज बाउंड चल रही है। नीचे में 5480 रुपया, ऊपर पे 5710 रुपया। इस रेंज में काफी देर तक ग्वार ट्रेड कर रही है और एक कंसोलिडेशन पीरियड हो रहा है। मुझे लगता है 5710 अगर क्रॉस करता है तो ग्वार में बड़ी तेजी का रुख बन सकता है। और अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर ये करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अराउंड 5640 के आसपास इसको बाय करें और 5700 के आसपास इसको सेल करें। रही बात धनिया की, तो धनिया एक निरंतर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हमने देखा है कि 7400 7500
गिर का आकर ये आज नीचे में 6350 का इसने लो बनाया है। बहुत ज्यादा गिरावट हुई है इसलिए पुल बैक रैली आ सकती है, पर मुझे अभी भी लगता है कि 6250 रुपया धनिया एक बार देख सकता है। बट अब इसमें जाने के लिए बहुत कम जगह है। अपसाइड एक बार दोबारा 6650 का हम लेवल देख सकते हैं जल्द। धनिया को लेकर आपका व्यू क्या है केडिया जी? क्या लग रहा है, खरीदारी अब करनी चाहिए इतनी गिरावट के बाद? अब देखिए, प्राइजेस में हमारे जो व्यू था उसके लाइन में है, या मुझे थोड़ा आगे में क्या है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 6600 के आसपास रुकना चाहिए। बट जिस ढंग से अराइवल प्रेशर बढ़ रहा है, प्राइजेस में दबाव बना है। बट हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 2020 में भी हमने देखा था 6100-6200 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ज्यादा बड़ी गिरावट, जैसे दिनेश जी ने भी कहा है कि ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दे रही, और ऑलरेडी अगर हम देखें तो टेक्निकली काफी ज्यादा ओवर सोल्ड में जा चुका है। तो अगर थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चले 2-3 महीने का, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर आनी चाहिए, जो ऊपर में वापस 2 से 3 महीने के अंदर 72 से 7500 के बीच में जाता हुआ दिखाई देगा। 1-2 दिन के ट्रेड सेटअप से मुझे लगता है कि 6500 का एक जंप पहले देखने मिल सकता है, बट करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करके चलना चाहिए। अगले दर्शक हैं हमारे साथ, महावीर हैं बंगलुरु से। क्या कॉमेक्स गोल्ड $1936 तक आएगा? और इस महीने कॉमेक्स पर चांदी क्या $23.5 तक आएगी? क्या लग रहा है जय आपको, क्या ये लेवल पॉसिबल है क्या? देखिए, अभी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें 1936 तक आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एकदम नियर टर्म में। 1970 1980 वहां तक एक करेक्शन जरूर आ सकता है, बट उसके नीचे के करेक्शन की उम्मीद थोड़ी कम है आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। अगर 1970 के अराउंड पे आता है तो वो एक अच्छा लेवल देगा, वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि फिर से 2030 से 2040 तक का एक मूव आ सकता है। अगर सिल्वर की बात करें तो 1 महीने के व्यू से ओवरऑल एक यहाँ से करंट लेवल से एक जरूर एक डिप की उम्मीद है, बट वो $24 तक हो सकती है, बट उसके नीचे आने की संभावना थोड़ी कम है। तो सिल्वर में डेफिनेटली, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आने वाले 2-4 दिन के लिए सेल की पोजीशंस बना सकते हैं, बट ओवरऑल बड़ी मंदी दोनों में नहीं लग रही, और डिप्स में बाइंग की ही उम्मीद करनी चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ एसके बंसल है ग्वालियर से। लेड 190 रुपए तक जाएगा क्या लग रहा है दिनेश जी आपको? सर इसमें वॉल्यूम भी काफी कम है और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही निग्लिजिबल है। बहुत अपसाइड आने का चांसेस इसमें कम लगता है। ओवरऑल ट्रेंड इसमें डाउन ही चल रही है। मुझे लगता है कि इस काउंटर को अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। अगले दर्शक है जमील भाटी चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस खरीदे या बेचे, क्या करना चाहिए केडिया जी क्रूड में और एनजी में आज? देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल की बात करें तो काफी मिक्स भी बन रहा है। हमने जिस ढंग से गैप अप अप्रैल में आते हुए देखा ओपेक के अपडेट के बाद, उसके बाद प्राइजेस थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा बड़ी मंदी तो नहीं दिखाई दे रही, बट एक पुल बैक पॉसिबल है प्राइजेस के अंदर, जो 6520 तक का लेवल दिखाते हैं। इनऑल अगर हम बात करें तो 6500 से लेकर 6800 6800 ये बड़ा दायरे में ही मार्केट मूव करेगा। आज इंट्राडे में थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है, बट ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिखाई दे रही। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो अब तक हमने देखा इन्वेंट्री को लेकर काफी कंसर्न्स थे, वेदर में भी थोड़ी चेंजेस है, टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड है। इन सबको देखते हुए नेचुरल गैस में एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ऊपर में 195 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर ऑप्शन के जरिए अगर एंटर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है नेचुरल गैस के अंदर काफी अच्छी वॉलिटिलिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपको 180 का एक कॉल बेचना चाहिए और 190 के 2 कॉल लेनी चाहिए। तो जैसे ही मार्केट 190 के ऊपर निकलता है और 202 से 205 तक का जंप आता है तो एक अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 180 का 12 रुपए में एक कॉल बेचिए और 6.5 रुपए में 190 के 2 कॉल ले लीजिए। तो आपकी जेब से मात्र 1 रुपया लगेगा, कॉल खड़ा हो जाएगा और जैसे ही मार्केट में 10-12 रुपए का जंप आएगा, यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। अगले दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से। सोने में आज क्या करे? सोमानी जी क्या करना चाहिए गोल्ड में आज के लिए, अगर कोई ट्रेड हो आपके पास? गोल्ड में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, बट एक बड़ा रेंज अगर मैं कहूँ उसको तो 60,880 नीचे का बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 61,650 एक रेजिस्टेंस है। अगर इंट्राडे के हिसाब से कुछ अगर ट्रेड लेना चाहो उसमें तो मुझे लगता है 61,450 अराउंड इसमें सेलिंग बनती है। नीचे में 61,150 इसका टारगेट बनना चाहिए और 61,650 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। शॉर्ट सेल करके इंट्राडे में इसमें 200 से 250 रुपए का मुनाफा लिया जा सकता है। 200 से 250 रुपए तक का मुनाफा आप ले सकते हैं। निधि है मुंबई से, इन्होंने शॉर्ट किया है 60,255 रुपए में। जय क्या सलाह देंगे इनको, क्या ये सही ट्रेड के साथ है?
डेफिनेटली गोल्ड में थोड़ा सा मंदी यहाँ से लग भी रहा है, तो सेल साइड में रहना बेटर है। स्टॉप लॉस रहेगा 60,600 का, वो स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। नीचे में एक बार के लिए 59,800 59,700 तक का करेक्शन लग रहा है। चलिए, तो निधि के लिए ये सलाह है, लेकिन अजय जैन साहब को आप स्क्रीन पे देख रहे थे, वो फोन लाइन पे मौजूद भी हैं। उनसे अब जानते हैं गेहूं की ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि गेहूं की जो सरकारी खरीद की जो रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी कम है। हालांकि इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के जहां पर हार्वेस्टिंग में देरी हुई है, इस वजह से एफसीआई की सरकारी खरीद देरी है। लेकिन जो सरकार ने लक्ष्य तय कर रखा है, अजय जी, क्या लग रहा है कि वो लक्ष्य तय हासिल होना मुश्किल लग रहा है आपको, या हो सकता है कि खरीदारी पूरी हो जाए? सरकार का जो लक्ष्य है, आज हम उसका सिर्फ 12% तक ही प्रोक्योर कर पाए हैं, और आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरह से सरकारी खरीदी आगे बढ़ती है। हालांकि सरकार ने समर्थन मूल्य पे खरीदी की शर्तों को सभी राज्यों के लिए काफी नरम किया है, ताकि खरीदी का लक्ष्य पूरा किया जा सके। लेकिन फिर भी देखना होगा, लास्ट ईयर के मुकाबले अभी तक आज दिनांक तक 18% कम प्रोक्योरमेंट हुआ है। और चूंकि हमको पता ही है कि लास्ट ईयर भी हमारा प्रोक्योरमेंट लक्ष्य से आधा हुआ था, इसलिए चिंता का विषय तो नजर आ रहा है। फिर भी आशावादी रहना चाहिए। सरकार ने तय कर रखा है 1120 लाख टन, अब तो काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? जिस हिसाब से प्रोक्योरमेंट के आंकड़े आ रहे हैं, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि 1120 लाख टन का उत्पादन में इस बार पूरा कर पाएंगे। केरिया जी, क्या लग रहा है गेहूं को लेकर? क्या गेहूं के दाम आगे फिर से बढ़ेंगे क्या? देखिए, इंटरनेशनल में हमने देखा है कि सप्लाई काफी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से पिछले 15-20 दिनों में हमने प्राइजेस में काफी अच्छी गिरावट देखी। इनफैक्ट अगर जनवरी से अभी तक देखें तो प्राइजेस के अंदर हमने जो 3200 के भाव देखे थे, वहां से गिरकर 2200 तक पहुंच चुके हैं। तो जो पहले कंसर्न लग रहा था कि स्टॉक लिमिट लगा सकती है या गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सकती है, वो अब मुझे उतना पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। नो डाउट अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस हो सकता है अगले 15-20 दिन तक मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चलता हुआ दिखाई देगा। बट पोस्ट 15 मई के बाद की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है आगे जिस से मौसम काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट भी काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये जो बॉटम के भाव रहेंगे 2100-2200 की जोन में, और ऊपर में 2500-2600 तक के लेवल हम जून जुलाई के आसपास देख सकते हैं। ज्यादा वीकनेस और फर्दर यहां से नहीं दिखाई देती अनलेस एंड अंटिल इन्फ्लेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि इस बार जो आरबीआई ने इन्फ्लेशन के नंबर्स बताए उसमें तीसरे पोजीशन पे डेयरी इन्फ्लेशन ज्यादा रहा, दूध का इन्फ्लेशन काफी रहा है एज कंपेयर टू बाकी का। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बड़ा थ्रेट अभी एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है। 2100-2150 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है गेहूं के लेकर ये रिपोर्ट। शुक्रिया अजय जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और गेहूं की ग्राउंड रिपोर्ट आपने बताई। हालांकि आपके एमपी से ही, इंदौर से ही डीएन पाठक साहब भी फोन लाइन पे मौजूद है। उनसे सोयाबीन पे जानते कि सोयाबीन को लेकर सोपा का जो नया अनुमान आया है। सर डीएन पाठक साहब, क्या ये फाइनल अनुमान है? अब हम लोग दो ही अनुमान करते हैं, एक अक्टूबर में और एक 6 महीने बाद मिड टर्म में। उसके बाद रिवाइज नहीं करते उसको, क्योंकि उसके बाद रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार का जो दूसरा अनुमान था 139 लाख टन के आसपास का, करीब 140 लाख टन के आसपास का, उससे अभी भी कम है। क्या आपके अनुमान सटीक होंगे या सरकार के? देखिए, इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। सरकार के अनुमान पिछले 20, 25, 30, 40, 50 सालों से ट्रेड के अनुमान से हमेशा 15-20% ज्यादा ही होते हैं। इससे आप कुछ अंदाजा लगाना चाहते तो लगा लीजिए। ओके सर, यील्ड कहाँ पे ज्यादा? क्या महाराष्ट्र की यील्ड सबसे ज्यादा बेहतर दिख रही है, उससे उत्पादन? हाँ, महाराष्ट्र में उत्पादन बहुत अच्छा है। एक्चुअली वहाँ की यील्ड तो और ज्यादा है, लेकिन कुछ एरिया जब खराब हो जाता है तो एवरेज को पुल डाउन कर देता है। लेकिन महाराष्ट्र में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही है पिछले साल। तो हमने एरिया महाराष्ट्र में करीब 3 लाख टन बढ़ाया है अनुमान, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में बढ़ाया है जी। ओके। और सर ग्राउंड को लेकर स्थिति क्या है? और बाकी किसान, रिपोर्ट आ रही कि किसानों ने अभी भी माल को रोका है, क्योंकि उन्होंने जो भाव देखे थे पिछले सालों में, उनको लग रहा है कि वापस से वो भाव आएगा 7,000 के ऊपर, लेकिन भाव तो 5,000 के आसपास ही घूम रहे हैं। देखिए, इतना बड़ा जब स्टॉक है और कैरी ओवर रहने की उम्मीद है,
तो भाव बढ़ने का मुझे कोई फंडामेंटल वजह नजर नहीं आती है। किसान को अभी भी एमएसपी से 15% भाव ऊपर मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता किसान को कितना भाव चाहिए, लेकिन फंडामेंटली जब सप्लाई इतनी ज्यादा है तो भाव कैसे बढ़ेगा, ये बात थोड़ी समझ से बाहर है। किसान की उम्मीद तो मैं भी समझता हूँ, उम्मीद तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी सैलरी 1 करोड़ रुपए हो जाए महीने में, लेकिन वो होती नहीं है। तो उम्मीद तो सभी करते हैं कि बढ़ जाए भाव, लेकिन कैसे बढ़ेगा ये समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा है कि दाम बढ़ेंगे सोयाबीन के आगे? मुझे तो कोई भी वजह नजर नहीं आती सोयाबीन के दाम बढ़ने की। पाठक साहब, मैं अजय केडिया जी से सवाल पूछ रहा था, हालांकि आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्राइसेस का आउटलुक तो आप नहीं देंगे। अजय केडिया जी से मैं पूछ रहा था। केडिया जी, आप बताइए, आपको लग रहा है दाम आगे बढ़ने वाले हैं क्या सोयाबीन के? देखिए, हमने 2021-22 के अंदर जो जंप देखा था वो एक ग्लोबल फैक्टर था, जहां पे हमने सभी जगह पे सप्लाई कंसर्न देखा था, चाहे ग्लोबल हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो। बट मुझे लगता है जैसे पाठक जी ने कहा, सप्लाई काफी पर्याप्त है इस वक्त, और सभी गवर्नमेंट की एक कंसर्न है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। जिस ढंग से हमने एडिबल में गिरावट दिखी, आने वाले टाइम में और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है 5000 से 5100 का तो बैर मिनिमम हम सोया में भाव आते हुए देखेंगे। वहीं मस्टर्ड की भी क्रॉप सामने है, अच्छी है, बड़ी है, और ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट दिखाई दे रही है। थोड़ा कंसर्न कच्चे तेल को लेकर है, क्योंकि पाम ऑयल बार बार में सपोर्ट ले लेता है अगर हम ग्रीन फ्यूल के तौर पे, बायोफ्यूल के तौर पे जो यूज आता है। बट इन ऑल मुझे लगता है सोयाबीन में गिरावट कंटिन्यू रहनी चाहिए, जो 5000 से 5100 का लेवल अगले महीने 1.5 महीने में देखने में। ओके, शुक्रिया डीएन पाठक साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और फटाफट से बताया कि किस तरह की रिपोर्ट आ रही है। आप लोगों का जो आखिर का अनुमान क्या है, सोयाबीन उत्पादन का जो आपने नया अनुमान जारी किया है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो यही है कि इस साल 100 जो पिछले 2022 का जो खरीफ उत्पादन है सोयाबीन का, वो 124 लाख टन हो सकता है। पहला अनुमान जो सोपा का था वो 120 लाख टन के आसपास का था। चलिए आगे बढ़ते, एक और खबर है, कल इसबगोल का फ्यूचर्स लॉन्च हो रहा है NCTX पर। क्या केडिया जी, क्या लग रहा है, क्या बारीक बातें होंगी इस इसबगोल की, और क्या हेजर्स कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? पहले हेजर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी एक ऐसी कमोडिटी जीरी की तरह जहां पे हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा, कुछ मंडियों में 28,000 का भी भाव जाते हुए देखा। तो ऐसे टाइम पे जब वॉलिटिलिटी रहती है तो चाहे फार्मर हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे यूजर हो, सभी के लिए इंपैक्ट करता है। रिसेंटली हमने देखा था जो रेनफॉल आई थी, जिसके चलते काफी डैमेजेस बताया जा रहा है, लगभग 15 से 18% टोटल और 30% के आसपास खाली राजस्थान के एरिया में। तो क्रॉप में जो पहले उम्मीद थी कि 3.5 के आसपास का क्रॉप रहेगा, वो अभी 3 मिलियन बैग्स के 3 मिलियन बैग्स के आसपास है, जिसकी वजह से प्राइसेस में जंप आया है। तो ऐसे टाइम पे फ्यूचर रहना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज्यादा करके हमने जैसे सोयाबीन के केस में देखा, ऊंचे भाव पे फार्मर्स को एक बेनिफिट रहता है, बट आज फिजिकली फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो स्टॉकिस्ट है या जो कंज्यूमर है, जिनको आगे रिफिल करना है अपने स्टॉक को, तो ऐसे टाइम पे एक्सचेंज के द्वारा भी हम परचेज कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। सेकेंडली, अब डर ये लगा है कि आज अगर 23-24 हजार के भाव में अगर कोई बाइंग करता है और अचानक से भाव में गिरावट आती है, तो ऐसे टाइम पे हम एक्सचेंज के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे हम लोग वर्चुअली बेचकर अपने आप को हेज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ना कि प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। तो ऐसे टाइम पे अगर एक्सचेंज पे ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होता है तो एक काफी अहम भूमिका निभाएगा ट्रेड में, और मुझे लगता है पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा रहेगा, जिस ढंग से फिजिकल मार्केट में भी वॉलिटिलिटी बनी हुई है। चलिए एक और खबर है, वो है चीनी को लेकर। चीनी उत्पादन का जो नई रिपोर्ट आई है इस्मा की, उसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले चीनी का उत्पादन 5.5% कम है। इस पर और ज़्यादा डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ राहिल शेख हैं, वाइस चेयरमैन है एस्ट्रा के। सर, स्वागत है आपका। सर, इस्मा की रिपोर्ट कह रही है कि पिछले साल से उत्पादन 5.5% कम है, 311 लाख टन अब तक उत्पादन हुआ है। उनकी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इस सीजन में 532 मिलों में ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें 400 मिलों में अब काम बंद भी हो चुका है, यानी अब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है नहीं। आप लोगों का नया अनुमान क्या कह रहा है, कितना उत्पादन हो सकता है सर? जहाँ तक आइस्ता का अनुमान था, हम अराउंड 32.90 थे अराउंड तकरीबन जनवरी के लगभग, और हमारा ये अनुमान जो है वो 32.90 महाराष्ट्र में रिडक्शन इन द एग्रीकल्चरल यील्ड की वजह से था। तो अभी जो 311 लाख टन अगर बना है देश में और 132 फैक्ट्री चल रही है, अगर आप इस अनुमान से जाएंगे तो 32.20 मिलियन टन यानी 322 लाख टन के ऊपर
प्रोडक्शन अभी तो जाते लगता नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में सारी मिलें ऑलमोस्ट बंद हो गई है, कर्नाटका भी पूरा बंद हो गया। तो जो भी योगदान अभी आना है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से आना है, और वहाँ पे हमारा अनुमान है 97 बन चुका है और 105-107 तक जाएगा, और रेस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ मेनली तमिलनाडु और 3-4 लाख टन कंट्रीब्यूट करेगा। तो 322 का जो अनुमान है वो उससे ऊपर ये टाइम जाना 22-23 के क्रॉप में मुश्किल लग रहा है। हमेशा से ये आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर दाम काफी कम है, मिलों को दिक्कत हो रही है, उनके कॉस्ट प्राइसेस से कम है, हालांकि दाम बढ़े भी हैं। क्या लग रहा है घरेलू बाजार में जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही इंटरनेशनल मार्केट में, क्या यहाँ पर भी दाम अब धीरे धीरे बढ़ेंगे? सर देखिए, ये तो सप्लाई एंड डिमांड का सारा खेल है। तो अगर हम सप्लाई एंड डिमांड को अगर एक अपने कैलकुलेट कर ले अभी आपके सामने ही, तो 60 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास और 322 लाख टन का हमारे पास में प्रोडक्शन होगा। तो आप पकड़े तो 382 लाख टन का टोटली हमारे पास में ये साल की अवेलेबिलिटी है, जिसमें से 275 लाख टन कंजम्पशन घरेलू हो जाएगा और 61 लाख टन के करीब हम एक्सपोर्ट कर गए। तो 46 लाख से 50 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक बचता है, जो इस अपने देश के लिए वो टाइट स्टॉक है। बेसिकली अक्टूबर और नवंबर के प्रोडक्शन को आने में, स्ट्रीमलाइन होने में वक्त लगता है। तो S&D के हिसाब से तो सर टाइटनेस है, और जहां तक बाजार अभी ये 2-3 रुपया ये महीने में बढ़ा है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जैसे जैसे मिलें बंद होती है तो जनरली वो सेलिंग प्रेशर भी कम रहता है। और जहां तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सवाल है, आई थिंक वो FRP के साथ लिंक रहता है। तो हर साल वो 10-100 रुपए से गन्ने के दाम बढ़े हैं, तो उसके अनुमान तो डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़ना चाहिए। पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप अगर इसको लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो आज भी हम 5 से 7% लास्ट ईयर के एवरेज रेट से आज हम कम है। तो मुझे लगता है कि गुंजाइश है यहाँ से थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट सुधरने की और सही रहने की, बट ऐसे भी नहीं है कि वो इंटरनेशनल मार्केट को मैचअप कर जाएगा। इतनी तेजी तो नहीं आएगी क्योंकि घरेलू सप्लाई, एक्सपोर्ट तो अब एक्स्ट्रा एडिशनल आपको मिलने वाला है नहीं कोटा, तो बहुत ज्यादा तो तेजी नहीं, लेकिन यहाँ से जरूर थोड़ी तेजी आ सकती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चलिए वापस से दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हर्षिता है जीरापुर से, जिंक में क्या ट्रेड लेना चाहिए जय जिंक में इनको? जय की लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। सोमानी जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि जिंक में हर्षिता को क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी, जिंक में थोड़ा सा मोमेंटम हमने आते हुए देखा, नीचे से 244 के लेवल से ऊपर में 254 तक का हमने इसको जाते हुए देखा। 250-150 अराउंड मुझे लगता है एक बार एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे बेस में बाय बनता है। 254-50 का इसमें लक्ष्य देख सकते हैं हम, और स्टॉप लॉस 249-50 का लगाना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है बेस मेटल्स में मोमेंटम अच्छा है, खास करके एल्यूमिनियम और जिंक में। कॉपर थोड़ा दबाव में है, लेकिन मुझे लगता है जिंक सिर्फ 51-50 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। ओके, केडिया जी, हर्षिता आपसे एक सवाल पूछना चाह रही कि 6,700 रुपए पे उन्होंने क्रूड बाई किया है 5 लॉट, क्या करें, बने रहें? देखिए, वैसे तो अगर हम मंथ व्यू लेके चलते हैं तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि आज मार्केट में थोड़ा सा दबाव है, जिस से डॉलर में थोड़ा गेन है हमने बाकी कमोडिटी में, तो टाइमिंग मुझे लगता है एक बार निकलना चाहिए। 6550 6520 तक का एक बार पुल बैक मिल सकता है, वहां पे वापस री एंटर करके चलना चाहिए। सवाल नवनीत का है, उन्होंने सिल्वर को 76,000 रुपए पे केडिया जी बाय किया है, आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या वापस से 76,000 के ऊपर चांदी जा सकती है क्या? देखिए, चांदी में ऐसे कोई बड़ी मंदी नहीं दिख रही है, लॉन्ग टर्म तेजी है, लेकिन जिस ढंग से हमने पिछले 15-20 दिनों में एक बड़ी तेजी आती हुई देखी, तो एक टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है। और अभी 75,000 का लेवल काफी टाइम से तोड़ नहीं पा रहा था मार्केट ने, तो मुझे लगता है कल का जो ब्रेकआउट हुआ है, आज भी मुझे लगता है अगर 75-300 के करीब भी मिलता है या करंट लेवल से भी अगर बेचा जाए, तो एक बार टेम्पररी मुझे लगता है 73,800 से 74,000 तक का लेवल मिल सकता है। ये हफ्ता 10 दिन का जो पीरियड है, क्योंकि ज्यादा करके देखते हैं एक्सपायरी भी सामने है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है मार्केट में, तो एक टेम्पररी करेक्शन मुझे लगता है कि चांदी में देखने मिल सकता है। बेटर एक बार निकलिए, वापस री एंटर के लिए अच्छा मौका मिलेगा 71,500 के करीब। चलिए, आज इतने ही सवालों को ले पाएंगे, बचे हुए सवालों को कल के शो में शामिल करेंगे। शुक्रिया सोमानी जी आपका, केडिया जी आपका, जय आपका, आप लोगों ने वक्त दिया। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए होगा स्वदेश विशेष।